सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके हिंदी साहित्य में एक लास्ट प्रश्न और बचा है, वो है नाटक लिखने का व्याकरण। इसमें से प्रश्न आ सकता है, तो नाटक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, या नाटक के क्या क्या तत्व होते हैं, या नाटक की भाषा शैली, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है नाटक पर एक। ठीक है, तो वो प्रश्न बोल कर लिखवाऊंगा, उससे पहले आप एक बार सुन लीजिए। इतना तो आपको पता है कि नाटक जो है वो दृश्य विधा होती है, समझ गए। एक होता है श्रव्य विधा, एक होता है दृश्य विधा। तो नाटक जो है ना वो दृश्य विधा है। नाटक एक शब्द आपने और देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, एकांकी। पढ़ा है कभी? पृथ्वीराज की आंखें, था क्या ऐसा कुछ आपके सिलेबस में? एकांकी लगा हुआ है, पन्ना दाई वाला तो लगा हुआ है, पन्ना दाई वाला लगा हुआ है ना। तो नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, ये तो एक बार सामान्य जानकारी दे रहा हूं, प्रश्न तो वो अलग बनने वाला है। देखो, साहित्य जो है ना वो दो रूपों में लिख सकते हैं। कौन कौन से में? गद्य में और पद्य में। तो पद्य में तो क्या कहते हैं, गीत, कविता, गजल वगैरह ये आ जाती है पद्य में, तो ठीक है ना, मुख्यतः कविता। ठीक है, और गद्य में बहुत सारी चीजें आती है। उनमें यही बात है, क्या क्या आ जाती है? कहानी आ जाती है, नाटक आ जाता है, एकांकी आ जाता है, यात्रा वृत्तांत आ जाता है, रिपोर्टाज आ जाता है, उपन्यास आ जाता है, संस्मरण आ जाता है, निबंध आ जाता है। ये विधाएं जो है, विधा, समझिए। कई बार प्रश्न आता है कि तीन बच्चे काव्य की कौन सी विधा है? चार ऑप्शन देता है, नाटक, कहानी, एकांकी। तो आपको देखना पड़ता है तीन बच्चे क्या था, कि हाँ कविता थी या नहीं कहानी थी। समझ में आई बात है? नहीं समझ में आ रही? तो कौन सी विधा है वो? तो अब ये जो नाटक है वो है दृश्य विधा। इसमें स्टेज पर, मंच पर सब कुछ अभिनीत होता है। ठीक है, नाटक की उपयोगिता इसी में है कि वो हाव भाव के साथ एक संदेश छोड़ते हुए किसी मंच पर मंचित किया जाए, ये नाटक की विशेषता होती है। ठीक है, अब एकांकी और नाटक में अंतर इतना सही है, नाम से पता लग रहा है एकांकी, एक अंक वाली। यानी इसमें तो क्या होगा, नाटक में किसी काव्य की तरह होता है, ये बड़े काव्य की तरह। तो इसमें किसी व्यक्ति से या किसी बात से या किसी तथ्य से जुड़ी हुई छोटी मोटी अनेक घटनाएं, अनेक छोटी मोटी कहानियां साथ में चलते चलते एक बड़े तथ्य को पुष्ट करती है, तो वो तो नाटक में चलता है। ठीक है, अब एकांकी में क्या होता है, उसमें किसी एक पार्ट, किसी एक भाग, किसी एक अंग को दिखा दिया जाता है। जैसे पन्ना दाई वाली जो एकांकी है उसमें एक ही चीज दिखाई है, क्या? कि पन्ना दाई का त्याग, कि वो अपने स्वामी आखिरी वंशज उदय सिंह जो था उसको बचाना उसने अपना धर्म समझा, और उसके बदले में बंजीर के आगे अपने खुद के बेटे चंदन को सुला दिया था, वो तलवार से कट गया। तो उसने एक बहुत बड़ा त्याग दिखाया है। तो एक ही चीज दिखाई है पूरे उसमें नाटक में, एक, तो उस नाटक को कहते हैं एकांकी। अगर सारा घटनाक्रम दिखाया जाता कि वो कब पैदा हुए, कब उसके साथ कहाँ कहाँ क्या क्या युद्ध हुआ, किस किस से क्या क्या क्या, सारे घटनाक्रम को दिखाते तो फिर वो नाटक होता। पर उसने एक ही बात दिखाई है कि उसका त्याग दिखाया है, तो उसको एकांकी कह देंगे। नाटक का ये पार्ट मान लो, एक हिस्सा मान लो। ठीक है, चलो ये तो अलग विषय था। अपना विषय ये है, अब जो अभिव्यक्ति और माध्यम से आते हैं प्रश्न, उसमें से एक प्रश्न है कि नाटक लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, या नाटक के तत्व क्या क्या है। तो वो प्रश्न है, पहले सुन लीजिए फिर लिखवा दूंगा। चूंकि नाटक एक दृश्य विधा है,
नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है। जो भी नाटक लिखता है ना नाटककार, उसको नाटक की एक बड़ी सी विशेषता याद रखनी पड़ती है, वो है समय का बंधन। क्यों? क्योंकि एक निश्चित समय पर उस नाटक का पूरा मंचन रंगमंच पर, स्टेज पर अभिनीत करवाना होता है, तो समय का ध्यान रखकर ही नाटक को लिखा जाता है। ये पहली शर्त है। ठीक, याद रह जाएगी, लिखवा भी दूंगा। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए अपने नाटक में, तो दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को तो वर्तमान काल में संयोजित करना पड़ेगा। कथा वस्तु को कुछ भी ले सकता है, पुरानी घटना भी ले सकता है, लेकिन उसको वर्तमान में संयोजित करेगा वो वर्तमान में। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अभिनीत होती है, और अभिनीत होती है मतलब वर्तमान काल। अगर होगी वर्तमान होती है, नाटक तो मंचित किया ही जाएगा ना, यूं थोड़ी किया गया था, वो तो किया जाता रहेगा नाटक। तो नाटक लिखा हुआ मंच पर अभिनीत तो किया ही जाएगा ना। जैसे रामलीलाएं हैं, तो किसी ने राम कथा बहुत पहले लिख दी, सैकड़ों राम कथाएं लिखी हुई है, लेकिन उसका मंचन तो दशहरे पर करते हैं, रामलीलाएं चलती है, तो वो तो हर साल चलती है ना, हर साल है, तो उसको था थोड़ी कह देंगे। हाँ, लिखा तो था, पर लिखने का जो मंचन किया जाना है, तो वो वर्तमान में होता है। मंचन तो हर साल होता है, हर बार होता है, कभी भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि उसे वर्तमान काल में संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देशन हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। चाहे काल कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है हर नाटक को। अब दूसरा देखो, एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते हुए देख सकता है, कितने समय तक। यूं नहीं हो सकता कि वो नाटक लिखना शुरू करे और नाटक चलता रहे 6-7 घंटे तक, कौन बैठा रहेगा? इतना लंबा नाटक है, नहीं होता, ना ही लोगों के पास समय होता। तो उसको जो दर्शक होते हैं उनकी कैपेसिटी भी देखनी होती है। बात वही समय की आ गई। समय का बहुत बड़ा रोल होता है, नाटक लिखने वाले को समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसको ये भी देखना है कि उस नाटक को देखने वालों की क्षमता, शारीरिक क्षमता कितनी है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है, और इतना छोटा भी नहीं हो कि वो जिस पात्र से अभिनय करवाता है उसका पूरा चरित्र का खाका खींच ना सके, चरित्र को प्रदर्शित ना कर सके। इतना छोटा भी नाटक नहीं होना चाहिए, इतना पर्याप्त भी होना चाहिए कि वो जिन जिन पात्रों को लेकर नाटक रचा है उन पात्रों का पूरा व्यक्तित्व भी दर्शकों को समझा सके कि रावण कैसा था, राम कैसा था। समझ बात? तो ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करना और ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, तो समय का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है ये नाटक में, क्योंकि वो एक निश्चित समय में अभिमंचित होता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की आवश्यकता होती है। यदि हम भरत लिखित नाट्य शास्त्र को भी देखें तो उसमें भी नाटककारों से यह अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट तो हो। कम से कम जो एक अंक की अंक सुनते हो, देखा है आपने, पढ़ा है, नाटक है, कई बार आता है ना, पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है ना, तो अंदर का मंच वैसे उसी दृश्य के अनुसार तैयार कर लेते हैं। एक बात और है, नाटक में बड़ी विशेषता, बड़ा जो तत्व है वो है देश काल और वातावरण। आपने नाटक के तत्व में कभी पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य के बच्चों को तो ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक के तत्व क्या है। तो देश काल और वातावरण एक तत्व आता है। मोटी मोटी बातें बताओ आपके जो दिमाग में आ रही है। नाटक में क्या होता है? एक तो पात्र होते हैं, पात्र होते हैं नहीं होते। एक तो कथा वस्तु होती है जिस पर वो नाटक तैयार करता है, दूसरा पात्र होते हैं, और पात्रों में क्या चलता रहता है? संवाद। देखो नाटक और कहानी में अंतर देखो थोड़ा सा। कहानी में भी पात्र होते हैं, लेकिन कहानी लेखक ज्यादातर अपने मुंह से ही पूरी कर देता है, यानी खुद ही पूरी कर देता है। एक कौवा था,
प्यासा था, ये था, वो था, वो था, समझाई बात। लेकिन नाटक में वो जो कहानी नाटककार है वो कथा को आगे नहीं बढ़ाता, वो पात्र बना के छोड़ देता है, वो पात्र संवाद करते जाते हैं, बोलते जाते हैं और कथा आगे बढ़ती रहती है। ये अंतर होता है। कहानी में वो खुद तैयार करेगा और नाटक में पात्रों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़वाएगा। तो यहाँ तीसरा तत्व मैं बता रहा हूँ नाटक का, वो है देश काल और वातावरण। तो बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते कि देश काल और वातावरण क्या होता है। देश काल और वातावरण को आप यूं समझो कि कोई नाटक या कोई घटना जिस काल परिवेश में घटित हुई है उसी को ध्यान में रखकर उस नाटक का मंचन किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर उसने महाभारत काल के ऊपर कोई नाटक लिखा है तो उसमें क्या वेशभूषा थी, क्या खान पान था, क्या बोली थी, वो ध्यान में रखकर ही आगे उनके संवाद लिखे जाते हैं। एक और लोकल उदाहरण से बता रहा हूँ। जैसे मान लो नाटक तैयार किया है, किसी डॉक्टर की कहानी से कुछ संदेश देना चाहता है तो वहाँ से नाटक तैयार किया है, मान लो एकांकी तैयार की है, तो उसमें वो स्टेज पर ये जो कान के लगाने वाला क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप है ना, वो दिखाएगा। डॉक्टर की ज़्यादातर वाइट ड्रेस होती है वो दिखाएगा, कान में जाने हुए यहाँ दिखाएगा। अब नाटक तो डॉक्टर का है, डॉक्टर लिखा है, और वहाँ स्टेज से आपने पर्दा उठा, नाटक देख रहे हैं, वहाँ डॉक्टर को धोती बांधे हुए और साफा ये राजस्थानी पगड़ी, तो ऐसे तो जचेगा नहीं ना, नहीं समझे बात है। और परिदृश्य चल रहा है किसान का, तो थोड़ा पेड़ पौधे से दिखाएगा, पीछे हल दिखाएगा और ऊँट वगैरह कुछ भले ही वो काल्पनिक दिखाए, चित्र से दिखाए, तो इस प्रकार का वो खेत का वातावरण दिखाएगा। किसान का दृश्य चल रहा है और कानों में वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के छोड़ रखा है, तो फिर वो खिल्ली का पात्र हो जाएगा। और अगर डॉक्टर पर है वो और उसकी भाषा शैली में मारवाड़ी के शब्द निकल रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है ना। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है नाटक के शब्द। वैसे यह साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक होता है। शब्द के बिना तो ना कविता होती ना कहानी होती, लेकिन नाटक में शब्द पर जोर ज़्यादा क्यों दिया है, क्योंकि वहाँ अभिनय करने के लिए जिन शब्दावलियों में वो डायलॉग बोलते हैं, जिसको डायलॉग वो पात्र बोलेंगे, तो शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि एक कविता पर, क्योंकि कविता में शब्दों की लय बनानी होती है, तुक मिलाना होता है, तो शब्दों का संयोजन करना पड़ता है, ऐसे विशेष भाव व्यंजित करने पड़ते हैं, तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। बाकी तो आप निबंध में किसी भी प्रकार की या कहानी में किसी भी प्रकार की आलंकारिक भाषा शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो कविताएं होती है या जो नाटक होते हैं उनको शब्दों से तोलकर तैयार किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उन शब्दों के खेल से ही सारी कहानी तैयार की जाती है। तो कह रहे हैं वैसे तो साहित्य की सारी विधाओं में शब्द विशेष चीज होती है, पर साहित्य की दो ही विधाओं कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व होता है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाचिक, जो बोले जाने वाले वाचिक होने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं। एक और है, नाटककार के लिए जरूरी यह है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक ज्यादा हो। नाटक में कुछ हाव भाव भी दिखाने पड़ते हैं, तो सब कुछ शब्दों से ही चरित्र नहीं होता, कुछ हाव भाव से भी चरित्र झलकता है, गंभीर भाव दिखाने होते हैं। तो नाटककार को कम से कम बीच बीच में कुछ सांकेतिक रूप से भी अभिनय करवाना होता है। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो, जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग वो करवाता है या हाव भाव का करवाता है, उसी में वो शब्दों वाले दृश्य दिखवा देता है। ये नाटककार की पहचान होनी चाहिए। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा व्यंजना की ओर ले जाए।
जितना बोलकर नहीं व्यंजित कर पाता अपने भाव, उतना हाव भाव में कर सके, इस बात का भी नाटककार को ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे संवाद लिखे जाते हैं, संवाद लिखते समय, क्योंकि संवाद शब्दों में लिखे जाएंगे, इसलिए शब्दों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यह कहा भी गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे और बोले गए शब्दों से ज्यादा ध्वनित हो, जो लिखा या बोला नहीं जा सका है उसको भी ध्वनित कर सके। ये नाटक की खास पहचान होती है। एक बहुत ही बढ़िया बात कही है कि नाटक का मात्र एक मौन अंधकार और ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। क्योंकि वो अभिनय करके भाव भाव दिखाने होते हैं, तो वहां एक मौन जो भाव होता है, मौन जो सांकेतिक भाषा होती है, वो भी कई तरह के भाव व्यंजित कर सकता है। शायद वो लिख लिख करके 20 पृष्ठों में भी नहीं हो सकते कहानियों में, वो बोल कर बता सकते हैं। समझ आई बात है। एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य समझ गए बात। कथ्य क्या होता है? वो आपके एक कविता है कि बात की चूड़ी मार गई, बात की मतलब कथ्य की, यानी कथ्य विकृत हो जाता है, यानी जो कहा जाना है, जो व्यंजित किया जाना है, जो मूल विषय दर्शकों के सामने रखना होता है, वो है कथ्य। कि आप किस पर कहानी कह रहे हो, किस पर कविता लिख रहे हो, विषय क्या चुना है, वो कथ्य है। तो कह रहा है कि वो कथ्य बहुत बड़ी बात है। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। उसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और अनुभवी भी होना चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर ही मंचित होना होता है। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। वो केवल कहानी नहीं लिख रहा, उसको अभिमंचित भी करवाने वाला होता है। तो एक तरह से वो डायरेक्टर भी होता है, संपादक भी होता है। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद, क्योंकि कहानी किससे आगे बढ़ती है? संवादों से। दूसरी किसी विधा के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि वह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक के तो बिना संवादों के काम चलेगा ही नहीं, कहानी आगे बढ़ेगी नहीं। तो संवाद रीढ़ होता है नाटक की, संवाद नाटक की रीढ़ होता है। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व भी अनिवार्य है। नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही और टाइप्ड हों। जिस प्रकार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि रोजमर्रा हम देखते हैं तो कोई एक आदमी हमारे काम आ गया तो हमने उसको अच्छा कह दिया, कोई काम नहीं आया तो उसको बुरा कह दिया। लेकिन अपने आप में कोई आदमी अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, उसकी जो जीवन शैली है, उसके जो आचार व्यवहार है, उससे आकलन होता है। तो अपने आप में कोई अच्छा भी नहीं होता, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो किसी और को अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो कह रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त करते चले जाएं। अब कई बार नाटक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, जैसे अमरीश पुरी वगैरह है, तो वो विलेन का रोल ज़्यादा करते थे, तो लोग तो उसको सचमुच में ही गुंडा मानते थे, लेकिन वो निजी जिंदगी में वो बहुत अच्छा इंसान है था। अब तो एक्सपायर हो गया बेचारा। तो उनको तो क्या है, कथा के अनुसार ही अपना अभिनय करना होता है, वो खुद अच्छे बुरे नहीं होते। ठीक है, यही बात मैं कल बता रहा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, वो जो पंक्ति, तो वो तो संदर्भ काल में कही गई है, संदर्भ काल में कही गई, और वो तो समुद्र के द्वारा कही गई थी, उसमें तुलसी का कोई योगदान नहीं है। यूं तो रावण ने राम को बहुत अपशब्द बोले हैं, तो क्या वो राम को गाली तुलसीदास थोड़ी दे रहा है? तुलसीदास राम को गाली क्यों देगा? वो तो राम का अनन्य भक्त है। पर आप तो उसको उठा लो, उसको उठा लो आप और कह दो कि तुलसी तो बेकार था, राम को गाली देता था। उसने नहीं दी, रावण के मुंह से दिलवाई है। तो वो तो पात्र जैसे निर्धारित होता है ना, उनको क्या पता कैसे साहित्य लिखा जाता है, साहित्य के तत्व क्या होते हैं, साहित्य की भाषा शैली क्या होती है, उन्हें क्या पता नाटक के कहानी के तत्व क्या होते हैं। बस एक लाइन पकड़ ली और बवाल मचा के छोड़ दिया।
मैंने कहा था एक सिंपल सी लाइन मेरी मैं लिख दूं तो उसका भी उनको भाव नहीं बता सकते कि मैं किस भाव से उसको लिखना चाहा था मैंने। आम है इसलिए चूसा जाता है, तो ये पंक्ति मैंने किस भाव से दी है वो कैसे व्यंजित कर देंगे, ये तो मैं ज्यादा क्लियर करके बता सकता हूँ ना। बस बाउंड्री उठाना है, और बाउंड्री कब उठ रहा है, जब चुनाव आते हैं तब उठता है। और कब उठता है, जब लोग उसको पूछते नहीं तो छाने के लिए, है ना। कई बार आपने देखा होगा किसी नेता के वो अरविंद केजरीवाल के जूता फेंक दिया, कैसे कि इस बहाने चर्चित हो जाऊंगा, कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो कई ऐसे भी करते हैं छाने के लिए, फालतू काम की पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम उनके पक्ष में नहीं पढ़ते, हमारा काम अलग है। तो ये बातें थी, उनको क्रिया प्रतिक्रियाओं के हिसाब से अपने हाव भाव व्यक्त करने पड़ते हैं। तो इन बातों का ध्यान में रख करके नाटक का मंचन किया जाता है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके नाटक लिखे जाते हैं। अब इनको लिखना शुरू करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।